एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात के ऊपर बात की कि भाई हाउ इन द वर्ल्ड डज एक्चुअली ग्रेविटी एग्जिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक के बेंड को कहा जाता है। उसने अज्यूम किया कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक ग्रिड है, स्पेस और टाइम का 4 डायमेंशनल ग्रिड है। यानी इसको बनाना भी तो एक मुश्किल काम है। एक मैश तो हम सबने देखा है ना, ट्रैम्पोलिन मैश, सही। इसको क्या कर दो, बस समझ लो एक पूरा क्यूबॉइड की तरह है, रूबिक क्यूब है, एक फ्लेक्सिबल रूबिक क्यूब। और अगर कोई भी चीज उस ग्रिड में आती है तो उसकी मौजूदगी से वो ग्रिड बेंड हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे केसेस में दिखाई जाती है, जैसे कि एक ट्रैम्पोलिन हो और उसमें एक बड़ी सी हैवी सी बॉलिंग बॉल डाल दो, तो बॉलिंग बॉल डालते ही तुम देखते हो कि वो ट्रैम्पोलिन एक जगह से ना सिंक कर जाता है। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी ऐसे समझा। आइंस्टाइन ने कहा ये ग्रेविटी, हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल स्पेस 4 डायमेंशनल टाइम के लिहाज से एग्जिस्ट करता है और ये ग्रिड मास की प्रेजेंस की वजह से डिफॉर्म होता है। जब ये डिफॉर्म होता है तो इसके पास जो नियर बाय चीजें होती है वो इस डिफॉर्मेशन की वजह से इसकी तरफ आके गिरती। दैट्स ग्रेविटी। वो बिल्कुल एक्सेप्ट करता है आपके न्यूटन की इक्वेशंस, जो न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में कहा तो एक्सेप्ट किया इस बात। हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो इक्वेशन वाइज तमाम आंसर्स ठीक है, लेकिन रीजन मैं बताऊं। तो ये एक मतलब एक वक्त रहा है जब एक डिबेट चलती थी ग्रेविटी का जो फिनोमेना है वो क्या कैसा है। बहरहाल हम क्योंकि न्यूटोनियन पर्सपेक्टिव पे ग्रेविटी को पढ़ेंगे तो हम न्यूटन की नजर से देखते हुए चीजों को ग्रेविटी क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे आपके पास इस चैप्टर में ग्रेविटेशन की, वो है न्यूटन साहब का लॉ। इट्स कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक न्यूटन ने दो बातें, उसने कहा कि भाई इफ यू हैव लाइक टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस, एक का मास m1, एक का मास m2, एक थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं इंटेंशनली, and both of them are separated center to center by a distance r, जिनके दरमियान का गैप, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट masses is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of their separation. The force of attraction between 2 point masses is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of their separation. Mathematically, इसका मतलब यह है कि F is directly proportional to m1 and m2 multiply, and this force F is inversely proportional to the square of their gap R. और ये फोर्स ऐसे लगती है, इट्स अ टू वे फोर्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। m2 attracts m1 and m1 attracts m2.
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो इनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से पैदा होती है बेटा। ये मत सोचना कि अगर एक अर्थ है और एक आप है तो अर्थ तो आप पे बहुत फोर्स लगा रही है, आप अर्थ पे फोर्स नहीं लगा रहे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो आप भी अर्थ को बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन से अट्रैक्ट करते। इट्स अ टू वे फोर्स, इट्स लाइक हाउ मैग्नेट्स वर्क। तो एक वीक मैग्नेट और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपने सामने रख लो, तो ये नहीं होता कि भाई स्ट्रॉन्ग वाला तो वीक को अट्रैक्ट कर रहा है, वीक वाला नहीं कर रहा, नहीं। जो फोर्स उनके दरमियान में प्रोड्यूस होती है वो फोर्स दोनों की फील्ड्स का मिला जुला इफेक्ट है। ऐसी ग्रेविटी में भी है कि आपके और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसमें आपकी भी रोल की प्लेइंग है और अर्थ की भी रोल की, और जो फोर्स आएगी वो दोनों पे सेम लगेगी क्योंकि वो न्यूटन के थर्ड लॉ पेयर से रिलेटेड है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये फोर्स आपकी एक्शन फोर्स है ना, अगर इसको एक्शन फोर्स बोलते हो तो इसको रिएक्शन बोलो। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, अलग अलग नहीं है। मास छोटा बड़ा नहीं होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनके कंबाइंड इफेक्ट से प्रोड्यूस हुई हुई फोर्सेस। और जब ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज मेरे बच्चों कंबाइन होती है तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, R मेरे बच्चे इज द गैप बिटवीन द टू बॉडीज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने में एक कांस्टेंट लगाते हो, ये कांस्टेंट लगता है G, कैपिटल G। इक्वेशन बनती है Gm1m2 ओवर R। This is your final form, this is your equation, this is Newton's law of universal gravitation। इसमें m1 m2 ये आपके मासेस हैं। इसमें R को अक्सर आवाम रेडियस समझते कि R is like the radius, R is not your radius। R is a center to center distance between bodies। It's a center to center distance between bodies। F is your force, your gravitational force, and G is called universal gravitational constant। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इट्स गिवन इन योर पेपर्स। कांस्टेंट की वैल्यू आपके पेपर में कांस्टेंट्स की लिस्ट में गिवन भी होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 times 10 raised to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इस कैपिटल G की वैल्यू है। शायद आपको ये वैल्यू देख के इस बात का एहसास हो ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। यही तो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज अ वेरी वीक फोर्स। मैं अगर तुम्हें एक मिसाल दूं कि दो मासेस ले लो और दोनों 1 किलोग्राम्स के हो, उनको एक दूसरे से 1 मीटर दूर में प्लेस कर दूं और मैं बोलूं मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी आएगी, तो जब तुम फॉर्मूला लगाने खड़े होगे ना, तुम G की वैल्यू रखोगे, m1 m2 की जगह उनकी वैल्यूज रखोगे, R की जगह 1 रखोगे, तुम्हारी फोर्स आएगी 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन्स, यानी अराउंड 67 पिको न्यूटन्स। कितनी वीक फोर्स है। 1-1 किलो के दो ऑब्जेक्ट्स भारी होते,
उनको 1 मीटर दूर रखा है और उनके दरमियान की फोर्स 67 पिको न्यूटन के आसपास। द फोर्स इज सो वीक यू डोंट even एक्सपीरियंस इट। तुम्हें नहीं पता चलता इस फोर्स। हाँ, अगर मैं अभी तुम्हारे और अर्थ के दरमियान की बात करूं, अब पता चलेगा। उसकी भी कैलकुलेशंस करवाता हूं मैं, पहले इसको नोट कर लो, और इससे कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछो। वो आपके अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू, ये अर्थ से ताल्लुक नहीं है इसका कुछ। ये जो फॉर्मूला आइजैक न्यूटन ने दिया था, ये फॉर्मूला यूनिवर्स के अंदर दे दिया उसने कि तुम यूनिवर्स का कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उठा लो, एक्सट्रीम से दूर रहते हैं। मतलब मैं बात ब्लैक होल्स पे नहीं कर रहा, ब्लैक होल्स की तरफ चले जाओ या न्यूट्रॉन स्टार्स की तरफ चले जाओ जहां ग्रेविटी शदीद शदीद होती है, वहां ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स फेल हो जाती है। वहां की बात नहीं। जनरल सराउंडिंग में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो भाई यही फॉर्मूला है जो किसी भी दो बॉडी के दरमियान में तुम्हें फोर्स निकाल के देगा। अभी इसी फॉर्मूले से मैं तुम्हें तुम्हारा वेट कैलकुलेट करके दूंगा। पहले इसमें देख लो अगर कोई सवाल है। ब्लैक होल के अंदर ना जो ग्रेविटी की वैल्यू है बहुत इंटेंस, वहां पे तुम्हारा ये कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट बिहेव नहीं कर, वहां पे स्पेस टाइम एक नॉर्मल स्प्रेड या डिफॉर्मेशन में नहीं आता, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन। हाँ हाँ, तस्वीर आई है, इतना मशहूर हुआ था अभी ब्लैक होल की पिक्चर। नहीं हादी, नॉट जस्ट यू, मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए तो उनसे भी बात चल रही है। यहाँ पे हमसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ब्लैक होल प्रूव हो गया? तो हमने बोला भाई बिल्कुल, तस्वीर आई है उसको, तो प्रूव हुआ। अरे अभी नहीं हो रहा, अभी अभी इसको 10 से 11 साल लगेंगे तुम्हारे सिलेबस में आने के लिए। एक और टॉपिक, यानी ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बने, उसमें आराम से 10 से 11 साल लगने वाले, जल्दी नहीं आए। आगे आगे जाके आप टीचर बन गए हो, फिर शायद आप पढ़ा रहे हो ब्लैक होल। टीचर बनना बहुत सवाल का काम। अभी कैलकुलेशन ट्राई कर। कैलकुलेशन ये है कि मानिए मैं करवा, इसमें मैं अज्यूम कर लेता हूं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग इज समवेयर अराउंड 60 किलोग्राम्स। ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का मामला कर दिया मैंने। और आपकी जो अर्थ है, अर्थ का जो मास होता है वो है 5.99 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। वैसे हम इसको बोलते हैं 6 एक्सपोनेंट 24, लेकिन एग्जैक्ट चले तो इतना होगा। अच्छा, जब अर्थ पे आप खड़े हुए होंगे तो आपका और अर्थ का जो सेंटर है उसके दरमियान का फासला टेक्निकली अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। अब आपको इतने लंबे चौड़े तो नहीं है कि आप बोले नहीं मेरे कद को भी थोड़ा सा जोड़ो भाई, पैरों से लेके मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की अच्छी खासी हाइट है, ऐसा नहीं है। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, और रेडियस ऑफ अर्थ की मैं आपको वैल्यू दे देता हूं। ये नंबर आपको याद नहीं करने, आप बेफिक्र, ये तो मैं डेटा बना के दे रहा हूं आपको।
और मैं चाहता हूं कि आप अपने और अर्थ के दरमियान की ये जो फोर्स है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कितनी है ये फोर्स। फॉर्मूला आपके पास है, जी की वैल्यू आपके पास है, कांस्टेंट, आप ट्राई करके देखिए, मुझे पता है ये फोर्स कितनी आ रही है, फिर मैं आपको आपके 9.81 की भी अहमियत बता दूं। टेन की पावर 24 है, 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 24। खराब हो गया, तुम लोग फोर्स निकाल लो। मेरे ऑनलाइन वाले शहजाद, तो जरा जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका, कितनी फोर्स आ रही है हमारे पास। जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11। राबिया बेटा, इतना इतना नहीं आ सकता नंबर। क्या हाँ, ये है वैल्यू 585 बन सकता है। राबी आपने कुछ कन्वर्जन में गलती की है, 580.368 एक आंसर मेरे पास ये भी आया अलिशबा का। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला कुछ ऐसे लगाया होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 585.65 करके आप लोगों ने मुझे 35 बताया। 35 था ना, 584.7 आ रहा है, चलो 585 कर देते, 585 ही आ रहा है, मैं राउंड ऑफ करता हूँ, इतना मुझे चक्कर में नहीं पड़ी। ये जो चीज आपके पास आई है ना बेटा, दिस इज बेसिकली योर वेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ गया। ये आपका वेट है जो आप W इक्वल्स mg से निकालते हो ना, अगर आप ग्रेविटी को ऑन एवरेज 9.81 कंसीडर करो, देखो इसी के आसपास आंसर आएगा। सही, ये वो एक्चुअल फॉर्मूला है जिससे आप अपने और अर्थ के दरमियान की फोर्स फाइंड आउट करो। आपका वेट 60 kg नहीं है, आपका मास 60 kg। आप अपना वेट जब निकालते हैं तो खुदारा उसको न्यूटन में निकाले। अच्छा चलो ठीक है, दिस माइट बी अ मिस्टेक, ये 5.99 है भैया, ये अगर मिसरेड हो रहा था 5.9 है एक्चुअली। यहां तक अंडरस्टैंडिंग का मसला। क्यों जी क्या है, 6.67 मतलब 10 का -11 आपने मैंने से कहा, जब आप फोर्स ले रहे थे
reach human or earth की -80 कहाँ लिखा है मैंने माइनस? ये जी की जो आपने वैल्यू लिखी है ना ब्लू है, फिर जो आपने टर्टल में लिखा 6.67 10 की पावर -6 कहाँ 8 दिखते हैं? -8 आपने 8 ऐसा ना हो अरे ये जी -8 तो है। -11 आपने बताया था -11 तो मैंने बता दिया कैलकुलेटर में आपका जी पहले नहीं लिखा था। तो सर को लिख के लिखा है वो आपने 11 मैंने 8 लिख दिया सर वो उसको बड़ा चलो अल्लाह खैर करे आखिरत करेगा। नहीं -11 है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इस चैप्टर में ना, ग्राफ बहुत, इस फॉर्मूले का भी एक ग्राफ बनवाया जाता है और वो ग्राफ होता है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। अगर हम इस चीज को आज ट्रीट करेंगे भाई हमारा एक प्राइमरी मास है लाइक ये हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है, और यहां पे कोई भी रैंडम सा एक ऑब्जेक्ट जिस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी आप करंटली देख सकते हो इसका और इस चीज का कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर है, दे आर लाइक few hundred meters away from one another। तो बेस्ड ऑन दैट मेरे बच्चे कि अगर आपको इनके दरमियान का डिस्टेंस पता हो आप फोर्स तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप गौर करो तो आपको आपकी इक्वेशन ये बताती है कि सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हैं F equals G m1 m2 over r square, इसके मुताबिक सर आपकी फोर्स आपके डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्स प्रोपोर्शनल। इस बात को हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। F and R are inversely proportional to one another but with a square. And if I were to draw a graph to represent this, तो मैं एक चीज बताऊंगा लेकिन वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो उससे परेशान मत होना था। कि भाई if R is the distance and F is the force, मैंने F को नेगेटिव एक्सिस में बनाया। फिजिक्स में एक कॉमन कन्वेंशन ली जाती है और ये कन्वेंशन मैं इसलिए अभी इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों का कभी बुक्स से पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो तो उसमें आपको ये चीज ऑथर की तरफ से भी नजर आती है कि फिजिक्स में ये लिया जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। रीजन अगर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो वो रीजन ये देते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट से काम करवाती है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट खुद चल के कहीं आता है। दो मैग्नेट्स हो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक को पकड़े हो एक को छोड़ो, वो खुद मूव करके आए, खुद वर्क करेगा, आपको धक्का देने की जरूरत नहीं। और जब वो खुद वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी को यूज भी करेगा, जाया करेगा। वो जाया करेगा अपनी एनर्जी को तो हम कहते हैं कि यार उस फोर्स को ना नेगेटिव ट्रीट करो। वो फोर्स बॉडी में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाती है। इसकी मिसाल ऐसे लो कि जमीन से ऊपर एक बॉल अगर होल्ड करके रखी हुई है तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। अभी इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब आप इसको रिलीज करोगे ये इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से खुद मूव करके नीचे आएगी और ये फोर्स इससे खुद ब खुद वर्क करवा रही है, इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल ली है इसके।
खत्म कर रही है। इसलिए वो इस ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ना नेगेटिव साइन के साथ ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं ये नेगेटिव फोर्स, ये एनर्जी ले लेती है, देती नहीं है। तो हम भी अमूमन आप देखोगे या कभी पेपर में भी कभी इत्तेफाक हुआ तो एग्जामिनर अगर चाहे तो दे सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स के ग्राफ को नेगेटिव में बनाता है। अब क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो कि ये है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कर्व होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कर्व बनाऊं तो वो ऐसा नजर आएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे दे सकते हो कि अगर आप अर्थ के सेंटर से या किसी भी प्लैनेट के सेंटर से इतना दूर थे कि आपका डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर था, मतलब आप उसकी सरफेस पे खड़े हुए थे, और अगर हम यहाँ पे इसकी फोर्स को मार्क करें, मैं बोलता हूं भाई ये लेट से फोर्स थी F इस वक्त, तो अकॉर्डिंग टू माय इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर मेरा डिस्टेंस डबल होता है, या थोड़ी सी मैथ का टेस्ट है आपका, तो मुझे बताइए मेरी फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स का। भाई स्क्वायर का रिलेशन है ना, आपने डिस्टेंस के साथ जो भी करना है फोर्स के ऊपर उसके स्क्वायर का इफेक्ट आएगा। आप तब कहते हैं अगर सिंपल इनवर्स होता कि एक चीज डबल तो अगली हाफ, ट्रिपल तो अगली 3 टाइम कम, आप 4 गुना बढ़ाएंगे वो 4 गुना कम हो जाएगी। ये प्योर इनवर्स का रिलेशन। जब स्क्वायर लग जाता है तो आप जो भी कर रहे हो उसके स्क्वायर का इफेक्ट आएगा अगले में। मैंने डिस्टेंस डबल किया ना, मेरी फोर्स कम होके 4 टाइम्स रह जाएगी, मतलब ये हो जाएगी F/4। अब अगर मैं ट्रिपल करता हूं, अब फोर्स कितनी हो जाएगी? F/9। गुड, 9 गुना कम हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट डाल रहा है। ये चीज आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ के रिफ्लेक्शन, कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप जब अपने सोर्स से दूर जाना शुरू होते हैं तो आपकी फोर्स गिरती है भाई, और इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक गिरती है। The further you move away, the weaker the force gets. तभी तो आपको शायद आपको याद हो, तो मुश्किल है, लेकिन हम ये कहते थे कि आप जब प्लैनेट से दूर जाते हो बेटा, आपका वेट, आप पे लगने वाली ग्रेविटी ये वीक पड़ जाती है, कि वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जो आपकी सरफेस के ऊपर आप फील करते। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी अलग है, अर्थ के सरफेस से आप ऊपर चले जाएं थोड़ा दूर, अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है, फोर्स डिक्रीज हो जाती है आपकी। हाँ, मैथमेटिकली अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये 0 कब होगी, मैं बोलूंगा कभी भी नहीं। इस फोर्स को 0 होने के लिए आपको अपनी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे जाना पड़ेगा, आपको इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा, इतना दूर, क्योंकि मैथ के फॉर्मूले के मुताबिक ये F0 तभी आएगा जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट। मैथ ये कहती है ना डिनोमिनेटर बड़ा होगा आंसर छोटा आ जाएगा, तो मैं कितना बड़ा करूं डिनोमिनेटर कि आंसर छोटा होकर 0 हो जाए, इनफाइनाइट करना। तो बेस्ड ऑन थियोरेटिकल अप्रोच ये इम्पॉसिबल है कि आपकी किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी
उसकी अप्लाई करदा फोर्स किसी बॉडी पे कहीं पे भी जीरो राइट, कितने दूर निकल जाओ, रोक दोगे उसको उससे ज्यादा। चीज गिरना चाह रही है, हमने फोर्स लगा दी, आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, रुक जाएगा। तो कॉमन सी बात। मैं आपको एक चीज बताऊंगा इस ग्राफ से मुका, बाजाहिर आपको लग रहा होगा कि बस सर ने एक सिंपल सा स्केच किया है, इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन्होंने बना के दिखा दिया कोऑर्डिनेट्स। पता है पेपर में एग्जामिनर आपको 3 मार्क के लिए कभी कभार इस तरह के ग्राफ प्लॉट करने को देता है, स्केच नहीं, प्लॉट करने को देता है। वो एक्सिस बना के देगा आपको, ग्रिड बना के देगा आपको, R1 R2 मतलब 1R 2R 3R 4R मार्क करके देगा, बोलेगा ग्राफ स्केच करो। अगर आपने वो रैंडम स्केच कर दिया कि बस इनवर्स दिखाना है ना, दिखा दो, जैसे भी दिखाना है, मार्क नहीं मिलने वाला। वो ये देखना चाहता है क्या स्टूडेंट को पता है कि भाई आर पे स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या उसको इस बात का इल्म है नहीं, तो कहता है कोऑर्डिनेट लगा के मार्किंग करो, हवा में तीर नहीं चला, कोऑर्डिनेट लगाओ उसके बाद ज्वाइन करो, मुझे रैंडम स्केच नहीं चाहिए। ये चीज कॉमनली पूछता भी है, बी विजिलेंट कि पेपर के लिहाज से मार्क द कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट एंड देन ड्रॉ द कर्व। यहां तक अगर कोई सवाल है बेटा तो पूछ। ठीक है, अगर सवाल ये तो आज के लेसन हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको मैं मजीद आगे लेके चलूंगा। अल्लाह हाफिज़ जवान।